मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं आरती आप सभी का नोटबुक आईएएस के करंट अफेयर्स की क्लासेस में स्वागत करती हूँ। हम डेली डिस्कस कर रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट दिसंबर के करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे। आई होप आप हमको डेली फॉलो कर रहे हैं, डेली क्लासेस देख रहे हैं। और ये जितने भी क्लास हो रहे हैं इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपकी सारे किसी ना किसी एग्जाम में जरूर आएगा, क्योंकि करंट अफेयर्स के क्लासेस के क्वेश्चन आपके जरूर फंसते हैं सारे एग्जाम्स में। ठीक है, आई होप आप सारी चीज़ें अच्छे से पढ़ रहे होंगे, हमारी क्लासेस फॉलो कर रहे होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे हम डेली स्टार्ट करते हैं अपने करंट अफेयर्स क्लासेस, पहले कुछ क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं क्वेश्चंस का। तो वैसे स्टार्ट करते हैं, पहले कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाएंगे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? ये सारे क्वेश्चन करंट अफेयर्स से रिलेटेड हैं जो हाल ही में हुए हैं कहीं ना कहीं। तो पहला क्या है, भारत का पहला एआई शहर कहाँ बनाया जाने वाला है? तो भारत का पहला एआई शहर कहाँ बनाया जाने वाला है? ऑप्शन देखते हैं। पहला है लखनऊ, दूसरा है नई दिल्ली, तीसरा है बेंगलुरु और डी नंबर ऑप्शन हमारा मुंबई। तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा? लखनऊ। लखनऊ यूपी में बनाया जा रहा है। ये यूपी पीसीएस या यूपी आरओ के एग्जाम के हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पूछ सकता है कि यूपी में हाल ही में कहाँ पर सबसे बड़ा या सबसे पहला एआई शहर बनाया जाने वाला है? तो कहाँ पर? लखनऊ में बनाया जाने वाला है। तो क्या है, भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है यूपी है। एआई पारिस्थितिकी तंत्र को स्थापित करने और बढ़ावा देने के लिए वो एआई शहर बना रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है, भारत के किस राज्य ने सांस SAANS अभियान शुरू किया है? सांस अभियान किस राज्य ने शुरू किया है? ऑप्शंस देखते हैं हम। असम, केरल, मणिपुर, गुजरात। असम, केरल, मणिपुर, गुजरात। आप ऑप्शन देख लीजिए, इसका सही आंसर क्या है? मणिपुर। मणिपुर ऐसा राज्य है जो सांस अभियान शुरू किया है, जिसने, इसके बारे में थोड़ा सा ये डिटेल में है। राज्य स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर सपम रंजन सिंह ने इम्फाल जो राजधानी है मणिपुर की में सांस अभियान का उद्घाटन किया है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, 24 दिसंबर को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में महिला टेस्ट मैच में भारत ने किस देश के खिलाफ अपनी पहली जीत? थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या है, 24 दिसंबर 2023 को मुंबई, यहाँ पर 2023 जोड़ लीजिएगा, ठीक है, 2023 को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में महिला टेस्ट मैच में भारत के किस देश के खिलाफ अपनी पहली जीत दर्ज की है? पहला ऑप्शन है हमारा इंग्लैंड, दूसरा है बांग्लादेश, तीसरा है ऑस्ट्रेलिया, चौथा है न्यूजीलैंड। ये ठीक कर लीजिएगा, ठीक है। ऑप्शन देख लीजिए हमारे कौन कौन से हैं, इंग्लैंड, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। तो हमारा सही ऑप्शन क्या है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच हुआ था 1997 में। सबसे लंबे प्रारूप में टीमों के पहली बार भिड़ने के बाद 11 टेस्टों में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ये भारत की पहली जीत है। मतलब इतने लंबे समय के बाद भारत ने जीत हासिल की है ऑस्ट्रेलिया के साथ। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, किस राज्य ने राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2023 जीता है? किस राज्य ने राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार जीता है? हमारे ऑप्शंस क्या है, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, असम, कर्नाटक। ऑप्शंस देख लीजिए आप, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, असम और कर्नाटक। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है कर्नाटक। कर्नाटक ऐसा राज्य है जिसने राष्ट्रीय सुरक्षा संरक्षण पुरस्कार हाल ही में 2023 में जीता है। दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2023 NES 2022 में राज्य नामित एजेंसी कौन सी है? SDA समूह 1 श्रेणी में कर्नाटक ने पहला स्थान प्राप्त किया है। समूह कौन सा है? श्रेणी है SDA 1, उसमें कर्नाटक ने पुरस्कार जीता है। ठीक है, लास्ट हमारा आज का क्वेश्चन क्या है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस वर्ष 25 दिसंबर को सुशासन डे घोषित किया था? सुशासन डे किस वर्ष को घोषित किया है 25 दिसंबर? तो पहला ऑप्शन है 2014, 2016, 2017, 2018। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ए, 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 दिसंबर को सुशासन डे घोषित किया था। ठीक है, किसके वजह से किया है? दिवंगत अटल बिहारी वाजपेयी के सम्मान में PM मोदी ने 2014 में 25 दिसंबर को सुशासन दिवस घोषित किया था। क्योंकि 25 दिसंबर अभी निकला है, इसकी वजह से ये अभी लाइमलाइट में फिर से आया है।
चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हम जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स का क्लासेस स्टार्ट करते हैं। अभी इसमें हम कुछ वेरिएबल मतलब वेरिएंट्स बहुत सारे करंट अफेयर्स के हैं, सबका डिस्कशन करेंगे। बहुत सारे टॉपिक हैं, नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड से रिलेटेड हैं, कुछ डेथ एंड जीवनियों से रिलेटेड हैं, और लास्ट में मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ऐड की है। इस साल जो भी चर्चा में रही है ऑटोबायोग्राफी, उनका सबका डिस्कशन किया है, उन सबको एक जगह लिख दिया है। तो आप अगर देखना चाह रहे हो कि ऑटोबायोग्राफी इस साल में कौन सी चर्चित रही है, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखें। ओके, हमारी पहली न्यूज कौन सी है? नेशनल में पहला टॉपिक हमारा क्या है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान 1 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाए जाने की सराहना की है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संकल्प यात्रा पे हैं। भारत संकल्प यात्रा के दौरान उन्होंने 1 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाए जाने की सराहना की है। तो आपसे पूछ सकता है कि हाल ही में कितने करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाए गए हैं? तो 1 करोड़ कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कुछ क्या है? पीएम मोदी ने भारत भर में चल रही विकसित भारत संकल्प यात्रा VBSY के दौरान 1 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी किए जाने को एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताते हुए प्रसन्नता व्यक्त की है। आयुष्मान भारत PM जन आरोग्य योजना के तहत ये कार्ड देश में सूचीबद्ध अस्पतालों में प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज प्रदान करते हैं। ये जो 5 लाख है ना, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं ऐसे कि आयुष्मान भारत में जो कार्ड बनता है उससे कितने रुपए तक का आप लाभ उठा सकते हैं, और हम हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये कितना है? 5 लाख है। ठीक है, प्रति वर्ष प्रति परिवार कितने रुपए है? 5 लाख। तो एक हॉस्पिटल में एक फैमिली कितने रुपए तक की छूट प्राप्त कर सकती है? 5 लाख। नेक्स्ट हमारा है, राष्ट्रपति मुर्मू ने 3 नए आपराधिक न्याय विधेयकों को मंजूरी दी है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है अभी तक की, जो भी न्यूज मैंने पढ़ाई है। तो ये बहुत ड्रास्टिक चेंज हुआ है हमारा पॉलिटी सेक्शन में, तो आप इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि इससे 100% क्वेश्चंस आएंगे आपके एग्जाम में। तो आप आई होप सारी चीज़ें आप ध्यान से देखेंगे, इनको नोट भी कर लीजिएगा, शॉर्ट नोट्स बनाइएगा, ये बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। आप इसको स्टार मार्क कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, 3 नए कानून बनाए गए हैं, जिसमें पहला हमारा 3 नए कानून मतलब जो पुराने कानून थे उनमें से कुछ बदलाव किए गए हैं। 3 नए कानून मतलब वही कि उनको थोड़ा सा चेंज किया गया है, पुराने कानूनों को थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया है, कुछ चीज़ें ऐड की गई हैं, कुछ चीज़ें रिमूव की गई हैं, तो वही है इस कानून में। ठीक है, पहला हमारा है भारतीय न्याय संहिता, IPC की जगह जो पहले हमारा इंडियन पीनल कोड था उसको हम क्या कहेंगे? भारतीय न्याय संहिता कहेंगे। ठीक है, पहले 511 धाराएं थी, अब कितनी है? 356। ये सारा डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में 1 लाइनर या फैक्ट के रूप में क्वेश्चन आ सकते हैं। तो पहले कितनी धाराएं थी? 511 थी, अब कितनी है? 356 है। IPC अब भारतीय न्याय संहिता जो है कि 12 धाराओं को खत्म कर दिया गया है। तो पहले थी 511, उससे चेंज होकर हो गई है कितनी? 356। कितनी धाराओं को खत्म किया गया है? 22 धाराओं को खत्म कर दिया गया है। 175 धाराओं में बदलाव किया गया है, तो 175 में चेंजेस किए गए हैं। ठीक है, और कितनी धाराएं नई जोड़ी गई हैं? 8 नई धाराएं जोड़ी गई हैं। ओके, तो ये आप नोट कर लीजिएगा। उसके बाद क्या है? CRPC जो है, CRPC की जगह अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 से अब CRPC जो था उसकी जगह आपका क्या जोड़ा गया है? मतलब CRPC को रिमूव करके नाम को चेंज करके भारतीय नागरिक संहिता या नागरिक सुरक्षा अधिनियम संहिता जोड़ी गई है। CRPC में कुल अब 533 होंगी धाराएं, अब कितनी होंगी? 533 होंगी। 9 धाराओं को खत्म किया गया है, 160 धाराओं में बदलाव किया जाएगा, 9 नई धाराएं जोड़ी जाएंगी। जो ये बदलाव किए गए हैं, जो नए कानून बनाए गए हैं, उससे रिलेटेड एक स्टेटमेंट दिया था कि जो भी हम नए कानून ला रहे हैं न्याय के क्षेत्र में, वो न्याय प्रदान करने के लिए है, ना कि सजा सुनाने के लिए। ठीक है, 9 नई धाराएं जो, इसको लिख लीजिएगा कौन सी है? पहले 533 थी। ठीक है, पहले सॉरी अब कितनी होंगी? 533 होंगी। 9 को खत्म कर दिया गया है, 160 में चेंजेस किए गए हैं, 9 जो है वो ऐड की गई। जब 9 खत्म कर दी गई हैं तो 9 ही जोड़ी जाएंगी ना, तो 9 खत्म करके नई न्यू ऐड की गई है। हमारा थर्ड क्या है? एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम
तो जो पहले एविडेंस एक्ट था उसको अब कर दिया गया है भारतीय साक्ष्य अधिनियम। इसमें पहले कितनी धाराएं थी? 166 थी, अब हैं 170। ठीक है, तो पहले थी 166, 166 से अब कितनी हो गई हैं? 170। 23 धाराओं में बदलाव किया गया है। चेंजेस कितने में किए गए हैं? 23 में। एक नई जोड़ी जाएगी, एक क्या है? न्यू जोड़ी जाएगी। 5 पुरानी धाराओं को निरस्त किया जाएगा। 5 जो पुरानी धाराएं थी उनको निरस्त कर दिया जाएगा। राजद्रोह कानून का नाम खत्म। जो पहले राजद्रोह कानून था ना, जो राजद्रोह अंग्रेजों के ज़माने से जो चला आ रहा था, जो अंग्रेजों ने अपने फ़ायदे के लिए राजद्रोह कानून जैसे बनाए थे ताकि भारतीयों को पकड़ा जा सके, उनको प्रताड़ित किया जा सके, उसके लिए तो जो राजद्रोह कानून था बहुत सालों से पुराना चला आ रहा था, उसको खत्म कर दिया गया है या उसका निरस्त कर दिया है। ठीक है, अब धारा 150 के तहत तय होंगे। आप जो पहले राजद्रोह कानून के तहत तय होते थे उसको खत्म कर दिया गया है। अब धारा 50 के तहत जो ऐसे मामले होंगे उनको आरोपों को तय किया जाएगा। आजीवन कारावास या 3 साल की सजा। इसमें पहले जो भी चीजें थी उसमें अब क्या कर दिया गया? आजीवन कारावास दिया जाएगा या 3 साल की सजा सुनाई जाएगी। नेक्स्ट हमारा है हेट स्पीच। हेट स्पीच जो है, सोशल मीडिया का ज़माना है, आजकल लोग कहीं पे भी कुछ भी भड़काऊ भाषण दे करके जनता को भड़काते हैं या नेगेटिविटी फैलाते हैं। उससे रिलेटेड है कि अगर अब आप हेट स्पीच कहीं देते हो सोशल मीडिया पे, ऑफलाइन या ऑनलाइन कहीं पर भी, तो उससे रिलेटेड कुछ नए प्रावधान जोड़े गए हैं। पहला हमारा है धार्मिक भड़काऊ स्थिति भी अपराध है। अगर आपने धर्म से रिलेटेड कोई भड़काऊ भाषण दिया है तो वो भी अपराध की श्रेणी में काउंट किया जाएगा। तीसरा है 3 साल की सजा जुर्माने का प्रावधान है। पहले जो हेट स्पीच था उसको आप नहीं काउंट करते थे किसमें? सजा में। अब क्या हो गया है? 3 साल की सजा होगी आपको, साथ ही जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है। धर्म को टारगेट करने पर 5 साल की सजा होगी। अगर आप धर्म को टारगेट करके कोई हेट स्पीच दे रहे हो, धार्मिक कोई उपद्रव आप बढ़ाना चाहते हो, अगर ऐसा कुछ पाया गया तो आपको कितने साल की सजा हो सकती है? 5 साल की। नेक्स्ट हमारा है मॉब लिंचिंग। मॉब लिंचिंग का नया कानून आया है। मॉब लिंचिंग एक बहुत ही सेंसिटिव मामला है। ऐसे मामलों में बहुत भीड़ इकट्ठा होकर के किसी, मॉब लिंचिंग मतलब एक तरीके से ऐसा होता है कि भीड़ इकट्ठा होकर के किसी भी निर्दोष व्यक्ति को या दोषी व्यक्ति को खुद ही सजा सुना देती है, उसको खुद ही मार डालती है। तो ऐसे जो होते हैं वाकया, उनको मॉब लिंचिंग के अंतर्गत काउंट किया जाता है। उससे नए कानून, उससे रिलेटेड कुछ नए कानून ऐड किए गए हैं। क्या है? हत्या की परिभाषा में जोड़ा जाएगा। पहले मॉब लिंचिंग को हत्या की परिभाषा में नहीं जोड़ा जाता था क्योंकि पता नहीं चलता था किसने मारा है या साक्ष्य नहीं होते थे। लेकिन अब क्या है, अगर ऐसी कोई घटना हुई तो उसको हत्या की श्रेणी में काउंट किया जाएगा। दूसरा है मौत की सजा का प्रावधान। अगर मॉब लिंचिंग में आप दोषी पाए गए तो आपको मौत की सजा भी सुनाई जा सकती है। उम्र कैद का भी प्रावधान है, उम्र कैद भी हो सकती है आपको। ठीक है, जो भी ऐसे मॉब लिंचिंग में शामिल होते हैं उनको उम्र कैद, मौत की सजा हो सकती है। और 7 साल की सजा का भी प्रावधान किया गया है। मिनिमम क्या है? 7 साल की सजा का प्रावधान है। मैक्सिमम मौत की सजा सुनाई जा सकती है। नेक्स्ट हमारा है अन्य जोड़े गए कानून। कुछ अन्य कानून भी ऐड किए गए हैं जिनकी बहुत ज़रूरत थी ऐड करने की, उनको भी इसमें ऐड किया गया है। पहला क्या है? 7 वर्ष या ज़्यादा की सज़ा वाले केस में क्राइम सीन पर फॉरेंसिक टीम का जाना ज़रूरी है। मतलब आप अगर किसी को 7 वर्ष या उससे अधिक की सज़ा सुना रहे हो तो जहाँ पे क्राइम हुआ है वहाँ पे आपको फॉरेंसिक टीम भेज करके जांच करनी होगी, पड़ताल करनी होगी, अच्छे से सारे एविडेंस कलेक्ट करने होंगे। क्योंकि किसी को 7 साल तक सज़ा में डालना या उससे अधिक सज़ा में डालना, जेल में रखना बहुत बड़ा अपराध ही होता है। क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि किसी को आजीवन कारावास हो गया, 10 साल की सज़ा होगी, 15 साल की सज़ा होगी, अब बाद में पता चला कि वो दोषी नहीं था। तो ऐसे वाकया ना हो या ऐसी घटनाएं ना हो, उसको इग्नोर करने के लिए क्या कहा गया है कि अगर 7 साल या 7 वर्ष से किसी को अधिक सजा होती है तो फॉरेंसिक टीम को जाकर के अच्छे से जांच पड़ताल करने की आवश्यकता होगी। दूसरा है यौन हिंसा, पीड़ित का बयान की रिकॉर्डिंग या वीडियो रिकॉर्डिंग जरूरी है। अगर कोई यौन हिंसा होती है तो उससे रिलेटेड आपके पास बयान होना चाहिए पीड़िता का, या पीड़िता का वीडियो रिकॉर्डिंग भी होना चाहिए। थर्ड है चार्जशीट 90 दिनों के अंदर फाइल करना ज़रूरी है। अगर आपके पास कोई केस आया है तो आपको चार्जशीट जो है वो 90 डेज़ के अंदर ही सबमिट करनी होगी, आप उससे ज़्यादा डिले नहीं कर सकते हो।
नेक्स्ट है कोर्ट का फैसला बहस पूरी होने के बाद 1 महीने में देना जरूरी है। मतलब अगर कोर्ट ने फैसला देना है और बहस पूरी हो गई है तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि अब हम फैसला 4 महीने बाद या 5 महीने बाद देंगे। आपको बहस पूरी होने के बाद 1 महीने के अंदर ही कोर्ट का फैसला आना जरूरी है। ये नया है, ठीक है। पुलिस अधिकारियों पर ट्रायल सरकार को 120 दिनों में फैसला करना होगा। कई बार होता है किसी पुलिस अधिकारी को सस्पेंड कर दिया जाता है किसी भी मामले के तहत, तो होता है कि उनकी सुनवाई नहीं हो पाती टाइमली, उनका जो भी केस उनका मामला होता है वो निपटान उसका हो नहीं पाता। तो अब नया कानून क्या लाया गया है कि पुलिस अधिकारियों पर अगर कोई ट्रायल चल रहा है तो सरकार को 120 दिनों के अंदर ही फैसला करना होगा कि वो दोषी हैं या नहीं है। नेक्स्ट क्या है, गैंग रेप से रिलेटेड है। 20 वर्ष की सजा या उम्र कैद का प्रावधान है। नॉर्मल केसेस में अगर कोई गैंग रेप होता है, जो भी दोषी हैं उनको 20 वर्ष या उससे अधिक की सजा का प्रावधान दिया गया है। लेकिन अगर यहाँ पे किसी नाबालिग का गैंग रेप होता है तो उसमें मौत की सजा का प्रावधान दिया गया है। नेक्स्ट हमारा है मौत की सजा सिर्फ उम्र कैद में ही बदली जा सकती है। मतलब जो राष्ट्रपति पहले मौत की सजा को कम कर सकते थे या उसका थोड़ा सा जो नेचर है वो बदल सकते थे, अब क्या किया गया है कि मौत की सजा को सिर्फ और सिर्फ उम्र कैद में ही बदला जाएगा। कि चलिए ठीक है, आपकी फांसी कैंसिल कर देते हैं, फांसी चेंज कर देंगे, तो वो क्या होगा कि आप उम्र भर जेल में ही रहेंगे, ठीक है। दोष सिद्धि के बाद 30 दिनों में सजा सुनाना जरूरी है। दोष सिद्ध अगर किसी का हो गया है तो उसको 30 दिनों के अंदर सजा सुनाना जरूरी है। बहुत बार ऐसा होता है कि किसी व्यक्ति का ट्रायल हुआ, उसकी दोष सिद्धि हो गई, लेकिन उसको पता ही नहीं चलता है कि उसको सजा कब सुनाई जाएगी या कितने दिनों की सजा होगी, कौन सी सजा का नेचर कैसा होगा। तो अब क्या है, अगर दोष सिद्ध हो गया है तो 30 दिनों के अंदर आपको उसको सजा सुनानी होगी। वोटरों को रिश्वत देने पर 1 साल की सजा है। अगर आप वोटर्स को रिश्वत दे करके वोट कलेक्ट करते हो तो आपको 1 साल तक की सजा हो सकती है। छोटे अपराध पर कम्युनिटी सर्विस की सजा है। कम्युनिटी सर्विस की सजा का मतलब है कि अगर कोई आपने छोटा मोटा अपराध किसी ने किया है तो कोर्ट उसको आदेश दे सकता है कि आप जाइए मंदिर में 4 दिन तक पोछा लगाइए, झाड़ू लगाइए, बर्तन धोइए, ऐसे कुछ करके नए मतलब कम्युनिटी सर्विस या कोई भी समूह है उसके काम में आपको लगा सकता है। नेक्स्ट हमारा है अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल न्यूज क्या है। अर्जेंटीना में 5 लिथियम ब्लॉक हासिल करेगा भारत हाल ही में अर्जेंटीना में 5 लिथियम ब्लॉक हासिल करेगा। इससे रिलेटेड पॉइंट्स क्या हैं। सरकार खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड काबिल द्वारा उत्खनन के लिए अर्जेंटीना में कैटामार्का प्रांत में पहचान किए गए 5 लिथियम ब्लॉक्स के लिए अर्जेंटीना की सरकार के साथ अन्वेषण एवं विकास समझौता करने की योजना बना रहा है। तो कहाँ पे, अर्जेंटीना के कैटामार्का में अन्वेषण और विकास किया जाएगा। इसका समझौता हुआ है अर्जेंटीना सरकार के साथ भारत का। 5 साल में करीब 200 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा इसमें। साल 2022 में भारत ने 2 लिथियम और 3 कोबाल्ट सहित 5 ब्लॉक का पता लगाने के लिए ऑस्ट्रेलिया के क्रिटिकल मिनरल्स फैसिलेशन ऑफिस के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे। तो ऑलरेडी भारत 2022 में ऑस्ट्रेलिया के साथ 3 कोबाल्ट और 2 लिथियम ब्लॉक्स के लिए मतलब 5 टोटल ब्लॉक्स हैं, ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया के साथ क्रिटिकल मिनरल फैसिलेशन में समझौता कर चुका है, इनके ज्ञापन MOU साइन कर चुका है, ठीक है। ये महत्वपूर्ण कदम स्लाइस और NESFB के बीच चल रही विलय प्रक्रिया के हिस्से के रूप में आया है, जो फिनटेक और बैंकिंग क्षेत्र में अद्वितीय विकास का प्रतीक है। ये जो पॉइंट है आपका, ये जो पॉइंट है ये नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें ऐड मत करिएगा आप इसको, ये नेक्स्ट पॉइंट है, इससे अलग है, ठीक है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी जो है कोल इंडिया के पूर्व प्रमुख प्रमोद अग्रवाल को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। तो आपसे पूछ सकता है किसे हाल ही में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE का नया अध्यक्ष चुना गया है। तो किनको चुना गया है, प्रमोद अग्रवाल को चुना गया है, जो पहले क्या थे, पहले कोल इंडिया के प्रमुख रह चुके हैं। ओके,
तो इनकी नियुक्ति कब से प्रभावित होगी? तो 17 जनवरी 2024 से इनकी नियुक्ति प्रभावित हो जाएगी। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? SS मुंद्रा हैं, जिनका कार्यकाल 16 जनवरी 2024 को समाप्त हो जाएगा। सेबी की स्थापना जो हुई थी 12 अप्रैल 1988 में हुई थी, लेकिन इनको लीगल स्टेटस मिला था 1992 के एक्ट के तहत। हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में, ये नोट कर लीजिएगा आप। मैंने बताया था आपको, मैंने कुछ चर्चित ऑटोबायोग्राफी को उसमें ऐड किया है, आप इनको नोट कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे कोई ना कोई क्वेश्चन बुक से रिलेटेड आता है कि किसने लिखी है या किसकी ऑटोबायोग्राफी है, तो आप इनको ध्यान से पॉइंट्स को सुनिएगा और इनको नोट करते चलिएगा, ठीक है। तो हमारा पहला है दिग्गज टेनिस प्लेयर जयदीप मुखर्जी की आत्मकथा कौन सी है? क्रॉस कोर्स। क्रॉस कोर्स किसकी आत्मकथा है? टेनिस प्लेयर हैं जयदीप मुखर्जी। जयदीप मुखर्जी जी की है क्रॉस कोर्स। MS धोनी ने प्रोफेसर KK अब्दुल गफ्फार की आत्मकथा लिखी है अनजान साक्षी। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन की आत्मकथा है उनगालिल उरुवन। इजराइल के PM बेंजामिन नेतन्याहू की आत्मकथा है BB माई स्टोरी। 5वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह की आत्मकथा है पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर। नेक्स्ट हमारी है, नेक्स्ट है सोनू सूद की आत्मकथा है आई एम नो मसीहा। विश्वनाथ आनंद जी की आत्मकथा है माइंड मास्टर्स। माइंड मास्टर होगा ये। सुरेश रैना जी की आत्मकथा है बिलीव। प्रिंस हैरी की है स्पेयर। प्रियंका चोपड़ा जी की है अनफिनिश्ड। और S सोमनाथ की है नीलाबू कुदिचा सिम्हांगल, ये मलयालम भाषा में लिखी गई है। और लास्ट हमारा MM नरवड़े है 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी। ये हमारे आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे और ये लास्ट में मैंने कुछ एक्स्ट्रा ऐड किया है, तो आप ये सारी चीज़ें नोट कर लीजिएगा। आई होप आप डेली अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, हमारी सारी क्लासेस फॉलो कर रहे होंगे। तो अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया नोटबुक IAS का, तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारे सारे अपकमिंग वीडियोज टाइम से मिलते रहें। आप करंट अफेयर्स की क्लासेस डेली फॉलो करते रहिए, क्योंकि आपके एग्जाम्स में करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हमेशा कोई ना कोई पूछे जाते हैं, और जो अगर आप ये फॉलो कर रहे हैं इससे 100% आपके एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। अगर आपने हमारा ऑफिशियल एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो आप वो भी डाउनलोड कर लीजिए, ताकि आपको हमारे क्लासरूम प्रोग्राम्स के बारे में जानकारी सारी मिलती रहे। इसके अलावा हम बहुत सारी टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड कर रहे हैं। UPPCS हो गया, UPSC हो गया आपका, और UPSC की प्रीलिम्स की मेंस की टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड कर रहे हैं। डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं। MCQ फॉर्म में भी अभ्यास करा रहे हैं आपका। हमारे पास बहुत सारे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में क्लासेस अवेलेबल हैं। आप चाहे तो हमारी क्लासेस ऑनलाइन या ऑफलाइन ज्वाइन कर सकते हो। ओके, आई होप आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे। हैव अ गुड डे, थैंक यू।